जिन्होंने इस पार्ट 4 ख्वाहिश यहाँ नहीं है। इनफैक्ट वो तो कल रात से यहाँ नहीं आई, आपके होटल में ही तो वो जॉब करती है। अंजलि की बात सुनकर अवयव एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर उसने मन में खुद से कहा, वो तो इसका मतलब वो अभी तक यहाँ नहीं आई, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? फिर उसने अपनी एरोगेंट वॉइस में अंजलि से कहा, ठीक है, अगर वो अब तक घर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर लेता हूँ। कहते हुए अवयव वहीं पास में लगे सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर रख कर बैठ गया, जैसे ये उसका खुद का घर हो। वहीं उसकी हरकत देख अंजलि, साक्षी, इशिका तीनों हैरान हो गए। फिलहाल वो तीनों अवयव के सामने हैरानी से खड़ी उसे ही घूर रही थी, पर अवयव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी इशिका ने अंजलि से धीरे से पूछा, यार ये आदमी सुबह सुबह ख्वाहिश को ढूंढते हुए यहाँ क्यों आया? क्या ख्वाहिश ने फिर से इसका कुछ गड़बड़ कर दिया? इशिका के इस सवाल पर अंजलि ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा ये सब, मैं भी तो तुम लोगों के साथ यहीं पर हूँ। तभी साक्षी ने उन दोनों को चुप कराते हुए धीरे से कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं अभी ख्वाहिश को फ़ोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि वो कहाँ है। इस बात पर दोनों ने सहमति जताई और साक्षी अपना फ़ोन लेने हॉल से कमरे में चली गई। वहीं बाकी दोनों अभी भी खड़ी होकर अवयव को देख रही थी, जो ना जाने किस सोच में डूबा हुआ था। पैर पर पैर रखकर सोफे पर सिर टिकाकर एक टक सीलिंग को घूरता जा रहा था। पूरे हॉल में शांति थी कि तभी शांति भंग करते हुए एक बार फिर डोर बेल बजी, जिसे सुनकर अंजलि और ऋषिका ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर इशिका जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने ख्वाहिश खड़ी थी और ठीक उसके पीछे अस्तित्व। ख्वाहिश, जो कि अस्तित्व से मिलने के बाद कल रात हुई अपने साथ घटना को पूरी तरह से भूल गई थी और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वही दरवाज़ा खोलते ही अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय इशिका, कैसी हो तुम, और वो दोनों कहाँ हैं? कहते हुए अस्तित्व होटल रूम के अंदर आया। वहीं ख्वाहिश भी उसके पीछे पीछे अंदर आई और इशिका ने भी बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्तित्व अंदर आया तो उसे सामने अंजलि खड़ी दिखाई दी, जो फिलहाल अस्तित्व को देखकर हैरान थी। तभी उसकी नज़र पीछे आती ख्वाहिश पर गई और ख्वाहिश का हुलिया देखकर अंजलि और ज़्यादा हैरान हो गई। अभी कोई कुछ बोल पाता कि तभी अस्तित्व की नज़र वही साइड में सोफे पर बैठे अवधूत पर गई, जिसे देखते ही अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने एक नज़र अवधूत को देखा, फिर मुड़कर अंजलि और ऋषिका की ओर देखते हुए बोला, अब ये महाशय कौन है? कहीं ये तुम दोनों में से किसी की बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये कहते उसने अपनी एक आईब्रो रेज़ कर ली। वही अस्तित्व के बोलने पर ख्वाहिश की नज़र भी उस ओर गई और जैसे ही उसने अवधूत को देखा तो एक बार फिर ख्वाहिश के चेहरे पर खौफ आ गया। वही अवधूत की नज़रें भी फिलहाल ख्वाहिश पर ही पड़ी हुई थी। अवधूत कब से उसे ही घूर रहा था। तभी अस्तित्व ने फिर से उन दोनों से सवाल किया, तुम दोनों चुप क्यों हो? जवाब दो, कौन है ये आदमी और यहाँ क्या कर रहा है? वही इतनी आवाज़ सुनकर कमरे में फ़ोन लेने गई साक्षी बाहर आई और उसने बाहर आते ही बिना अगल-बगल देखे सीधे ख्वाहिश को देखकर कहा, अरे ख्वाहिश, कहाँ थी तुम इतनी देर से? तुम्हें पता है मिस्टर राजवंशी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। साक्षी की बात सुनकर अंजलि और ऋषिका ने झुंझलाहट में अपना माथा पीट लिया। वही ख्वाहिश के चेहरे पर एक बार फिर खौफ आ गया। वही अस्तित्व की नज़र अब ख्वाहिश पर टिक गई। अचानक से चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई। हर कोई एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार करने लगा। तभी उन सबके पीछे से एक गहरी आवाज़ आई, व्हाट हैपन स्ट्रॉबेरी, गिव देम आंसर। ये आवाज़ सुनकर ख्वाहिश की नज़र फिर से अवधूत की ओर चली गई, जिसने अभी अभी उसकी ओर देखकर ये बात बोली थी। और जैसे ही ख्वाहिश की नज़रें अवधूत से टकराई, अवधूत के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वही ख्वाहिश पसीना पसीना हो गई। तभी ख्वाहिश ने वो किया जो शायद अवधूत की नज़र में उसे नहीं करना चाहिए था। ख्वाहिश ने धीरे से अस्तित्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, अस्तित्व, वो मेरे बॉस है। ख्वाहिश की बात सुनकर अस्तित्व ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बेहद आश्चर्य से पूछा, क्या बॉस? ये तुम्हारा बॉस है? एक बात बताओ, तुम यहाँ घूमने आई हो या जॉब करने? अस्तित्व के इस सवाल का ख्वाहिश के पास कोई जवाब नहीं था। वही अंजलि, जो कि ख्वाहिश की स्थिति से भली भांति अवगत थी, उसने जल्दी से आगे आते हुए अस्तित्व को जवाब दिया, अस्तित्व, एक्चुअली तुम्हें तो पता है ख्वाहिश को कुकिंग का कितना शौक है, इसलिए उसने मिस्टर राजवंशी के होटल में हो रहे एक वीक कुकिंग सेमिनार में हिस्सा लिया है, जहाँ कई सारे बड़े बड़े शेफ से कुकिंग सीखने का मौका मिल रहा है। अंजलि ने जैसे तैसे सोचकर इतना बड़ा झूठ अस्तित्व के सामने बोल दिया। हालांकि डर उसे भी लग रहा था, क्योंकि अवैध खुद वहाँ मौजूद था और अगर वो चाहता तो एक सेकंड में सारा सच अस्तित्व को बता देता, पर शायद अभी उसके इरादे कुछ और थे, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ हो रहे तमाशे को एंजॉय कर रहा था। वहीं ख्वाहिश अब और ज़्यादा बुरी तरह से फंस चुकी थी।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी अंजलि की बात सुनकर अस्तित्व ने एक बार फिर अपनी आईब्रो उठाते हुए ख्वाहिश से कहा, अच्छा, तो तुमने कौन सा उसका खेत काट लिया है जो वो इतनी सुबह सुबह तुम्हारे घर में तुमसे मिलने चला आया, और तुम्हारे ना होने पर वो यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार भी कर रहा है। और इसके इस सवाल से ख्वाहिश की दोस्तों को हंसी आ गई, पर उन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। वही अवयव की भवें आपस में जुड़ गई। वही ख्वाहिश अभी कोई जवाब दे पाती कि तभी अचानक से अवयव आकर ठीक उसके सामने खड़ा हो गया, जिससे अस्तित्व एकदम पीछे हट गया और उसने घूर कर अवयव को देखा। वहीं बाकी सब भी अवयव के इस एक्शन से अचानक हैरान हो गए और ख्वाहिश के तो हाथ पांव सुनने हो गए। वो लगातार अपनी पलकें झपकाते हुए अपने सामने खड़े अवयव को देखने लगे। वही अवयव अपनी गहरी आवाज में अपने सामने खड़ी ख्वाहिश की आंखों में देखते बोला, मैं यहाँ तुम्हारा हाल चाल पूछने आया हूँ, अब कैसी हो तुम स्ट्रॉबेरी। ख्वाहिश ने अवयव के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी बस डरी हुई आंखों से अवयव को ही देखी जा रही थी। लेकिन तभी अस्तित्व ने अचानक से अपने सामने खड़े अवयव को साइड करते हुए गुस्से से कहा, ओ हेलो, कैसी हो का क्या मतलब, तुम इतनी सुबह सुबह उसे यहाँ उसका हाल चाल पूछने आए हो। अस्तित्व के इस एक्शन से अवयव ने अपने दांत पीसते हुए मुठ्ठियां कस ली। वही ख्वाहिश और उसकी दोस्त लोग भी हैरान हो गई। तभी अवयव गुस्से से उसकी ओर मुड़कर दांत पीसते बोला, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। मेरी जब मर्जी आएगी, जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाऊंगा। इसके लिए मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अवयव के तेवर देखकर अस्तित्व के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और उसने भी बेहद एरोगेंट वॉइस में अवयव से कहा, तेरी जहाँ मर्जी तू वहाँ जा, पर उस जगह कभी मत जाना जहाँ मेरी लिटिल बेबी हो, वरना तेरी हालत का जिम्मेदार तो खुद होगा। अस्तित्व की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अंजलि, साक्षी, इशिका आंखें फाड़े अवयव और अस्तित्व को देख रही थी। वही अस्तित्व की ये बात सुनकर अवयव के तन मन में आग लग गई। उसने गुस्से से अस्तित्व का कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, तू मेरी हालत बिगाड़ेगा। तुझमें इतनी औकात है कि तू अवयव राजवंशी के आगे खड़ा भी हो सके। हाँ, और क्या बोला तूने? क्या लगती है वो तेरी? इसके जवाब में अस्तित्व भी भड़कते हुए अवयव का कॉलर पकड़ लिया और उतने ही गुस्से से बोला, तू मेरी औकात बहुत जल्द जान जाएगा। और रही बात उसकी, तो वो ज़िंदगी है मेरी, जिससे तू जितना दूर हो सके उतना दूर रह, समझा। उन दोनों की इतनी लड़ाई देखकर ख्वाहिश डरने लगी। तभी अंजलि उसके पास आकर धीरे से उसे संभालने लगी। वही अस्तित्व की बात सुनकर अवयव के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और उसने अस्तित्व के कान के बेहद करीब जाकर मिस्टीरियस वॉइस में कहा, तेरी ज़िंदगी को अब मैं तुझसे छीन चुका हूँ और अब वो मेरी कैदी है। ये बोलते हुए अभियोत की नज़रें साइड में खड़ी ख्वाहिश पर गई और इसी के साथ उसने अस्तित्व को झटके से छोड़ दिया और तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया। हालांकि अभियोत ने आखिरी वाली लाइन बेहद धीमे से अस्तित्व के कान में कही थी, जिसे अस्तित्व के अलावा बाकी चारों ने नहीं सुना। पर ये सुनते ही अस्तित्व का खून खौल उठा। उसने खुद से कहा, क्या मतलब है इस बात का कि अब वो उसकी कैदी है। ये सब सोचते ही अस्तित्व बौखला गया। उसने खुद गुस्से से ख्वाहिश के पास जाकर उसकी बाजू को पकड़ते हुए तेज आवाज में उससे पूछा, ये सब क्या था बेबी? क्या मतलब है इस बात का कि तुम उसकी कैदी हो? और अब तुम मुझे सारी बातें सच-सच बताओ कि आखिर रास्ते में वो गुंडे कौन थे और तुम इतनी सुबह-सुबह सड़क पर इस तरह नंगे पाँव क्यों दौड़ रही थी? मुझे सारे सवालों के जवाब दो अभी इसी वक़्त। अस्तित्व की इस हरकत से ख्वाहिश पूरी तरह से डर गई और उसकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। फ़िलहाल अस्तित्व ने भी उसे कंधे पर उसी जगह पकड़ रखा था जहाँ कल रात अवयव की उँगलियों के घाव थे और इसी वजह से ख्वाहिश एक बार फिर से दर्द से हल्की सी सिसक उठी। वहीं अंजलि, इशिका और साक्षी ने जब अस्तित्व की ये बात सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कल रात ख्वाहिश ने तो अंजलि को फ़ोन करके बताया था कि होटल में काम की वजह से वो रात वहीं रुकने वाली है और सुबह घर आएगी। पर उसके साथ इतना सब कुछ हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। ये सारी चीज़ें उन्हें हज़म नहीं हो रही थी। वो तीनों ना-समझी में बस कभी एक दूसरे को देखती तो कभी ख्वाहिश और अस्तित्व को। पर तभी ख्वाहिश के आंसुओं को देखकर अस्तित्व ने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली की और अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से शांत करते हुए ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे चुप कराते हुए बोला, बेबी गर्ल, आई एम सॉरी। तुम पहले चुप हो जाओ। तुम जानती हो ना, तुम्हारे इन आँखों में मुझे आँसू बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज़ इस तरह मत रो। ये कहने के बाद उसने सख्त आवाज़ में कहा, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस बात को भूल जाऊँगा और तुमसे कुछ नहीं पूछूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें जवाब तो देना ही होगा कि आखिर कौन थे वो लोग और तुम इतनी सुबह-सुबह कहाँ गई थी? उसके इस सवाल का ख्वाहिश ने सिसकते हुए जवाब दिया, आज थे तो मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे और ना ही मुझे ये पता है कि मिस्टर राजवंशी ने आपसे वो सब क्यों कहा। और रही बात मेरी इस हालत की, तो उसका जवाब मैं देती हूँ। ये कहते हुए ख्वाहिश ने रोते हुए अपने मन में बड़ी चालाकी से
एक बढ़िया बहाना तैयार कर लिया और दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर लाते हुए बोली, वो क्या है ना, जिस होटल में मैं काम करती हूँ, वहाँ पार्टी थी और वो पार्टी आज सुबह ख़त्म हुई और फिर पार्टी ख़त्म होती मैं तुरंत वहाँ से निकल गई, पर रास्ते में ही मुझे वो गुंडे मिल गए जिनसे मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी और फिर मुझे तुम मिल गए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, सच कह रही हूँ। जल्दी जल्दी कहते हुए ख्वाहिश ने पपी आइज़ बनाते हुए अस्तित्व को देखा, जो बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की झूठ को सुन रहा था और उसने उसकी बात भी मान ली। हालाँकि ख्वाहिश की दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी कोई भी सवाल-जवाब करना उन्हें ठीक नहीं लगा। तभी अंजलि ने आगे आते हुए कहा, "अस्तित्व, अब छोड़ो ये सब। तुम लोग थक गए होंगे, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर हम लोग साथ में ब्रेकफ़ास्ट करेंगे।" अंजलि की बात पर सभी ने सहमति जताई और अस्तित्व वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही ख्वाहिश ने राहत की गहरी साँस ली। तभी अचानक से साक्षी ने ख्वाहिश से पूछा, वैसे ख्वाहिश, ये अस्तित्व तुम्हारा क्या लगता है? साक्षी के सवाल पर ख्वाहिश मुस्कुराते बोली, आंसू मेरे पापा के पढ़ाए हुए बहुत पुराने स्टूडेंट है और आज वो एशिया की टॉप 5 कंपनियों में 5वें नंबर पर आने वाली कंपनी के सीईओ है। वो मेरे पापा की बेहद रिस्पेक्ट करते हैं और पापा को भी आंसू बहुत पसंद है। ये कहते हुए ख्वाहिश अचानक से चुप हो गए। तभी पीछे से एशिका ने नासमझी से पूछा, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस पर ख्वाहिश एक बार फिर मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब ये है कि वो बचपन से ही मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते आए हैं, हमेशा मेरा ख़्याल रखते हैं और मुझे जब भी ज़रूरत होती है, वो कहीं न कहीं से मेरे सामने आ जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ही इज़ माय प्रोटेक्टिव। कहते हुए ख्वाहिश खिलखिलाकर हँस दी। तभी अंजलि ने कहा, ख्वाहिश, तुम ये सब छोड़ो, जाओ तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ और हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। इस पर चारों ने साथ में हामी भरी और फटाफट रेडी होने चले गए। थोड़ी देर बाद ख्वाहिश रेडी होकर मिरर के सामने अपने इयररिंग पहन रही थी कि तभी अचानक से अंजलि ने उसके पास आकर सीधे सवाल किया, कल रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सच सच बताओ। अचानक ये सवाल सुनकर ख्वाहिश चौंक गई। फिर उसने जल्दी से आसपास देखा तो इसिका और साक्षी दूसरे कमरे में थी। वही अस्तित्व भी अपने लिए कपड़े लेने बाहर गया था। ख्वाहिश अभी इधर उधर देख ही रही थी कि तभी अंजलि ने उसे कंधे से पकड़ कहा, ख्वाहिश इधर देखो, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो पर मुझसे नहीं। कल रात तुमने कहा था कि तुम्हें होटल में ज़रूरी काम है, पर आज सुबह से ये जो कुछ भी हो रहा है, मिस्टर राजवंशी का हमारे घर आना, तुम्हारे पीछे गुंडों का पड़ना, ये सब कुछ मेरी समझ के बाहर है। ख्वाहिश, अब तुम मुझे सच-सच बताओ कि कल रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और तुम्हारे वो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे। जहाँ तक मुझे पता है, तुम तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। फिर क्यों पहने तुमने? बताओ मुझे। अंजलि लगातार सवाल पर सवाल किए जा रही थी। वही ख्वाहिश अभी चुपचाप खड़ी थी। अंजलि के अचानक पूछे गए इतने सारे सवालों से ख्वाहिश घबरा गई और उसे कल रात का सारा इंसिडेंट याद आने लगा। कैसे नित्या ने उसे ज़रूरी काम के बहाने वो अजीब सी ड्रेस पहनाकर विक्रम के कमरे में भेज दिया। विक्रम का उसके साथ ज़बरदस्ती करना और फिर उसे अस्पताल ले जाना, ये सब कुछ एक-एक करके ख्वाहिश को याद आने लगा। फिर अचानक से उसने अंजलि से अपना हाथ छुड़ाकर निर्मल आवाज़ में कहा, "लुक अंजलि, तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रही बात आज के सारे इंसिडेंट की, तो ये सब महज़ एक इत्तेफ़ाक था। वो ड्रेस भी मैंने पार्टी के लिए पहनी थी। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, तुम मेरी बात पर भरोसा करो।" हालाँकि ये सारी बातें कहते हुए ख्वाहिश अंजलि से नज़रें चुरा रही थी। तभी अंजलि ने गहरी साँस भरते हुए ख्वाहिश के कंधे पर हाथ रख के कहा, देखो ख्वाहिश, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो। फिर उसने अपनी नज़रें झुकाकर ख्वाहिश से कहा, और वैसे भी तुम आज जिस प्रॉब्लम में फंसी हो उसमें गलती मेरी है ना। उस दिन मैंने तुम्हें वो टास्क ना दिया होता और ना आज तुम ऐसी मुसीबत में फंसती। ये कहते हुए अंजलि काफ़ी दुखी हो गई। तभी ख्वाहिश ने जल्दी से अंजलि को चुप कराते हुए कहा, अरे धीरे बोलो, अगर गलती से आंसू ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसके पीछे से कड़क आवाज़ आई, अब तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हो गई जो मुझे नहीं पता? ये आवाज़ अस्तित्व की थी जो तैयार होकर उन्हें बुलाने आया था। उसकी बात से अंजलि और ख्वाहिश को समझ आ गया कि उसने पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए अंजलि ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल ख्वाहिश को ये ड्रेस कंफर्टेबल नहीं लग रही, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। अंजलि को कोई बहाना नहीं सूझा, इसलिए उसने जो मन में आया वही कह दिया। उसकी बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए ख्वाहिश से कहा, अगर ऐसी बात है तो चेंज कर लो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? इस पर ख्वाहिश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं आंसू, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं, देर हो रहा है, वरना ब्रेकफास्ट की बजाय लंच करना पड़ेगा। ये सुनकर वो तीनों मुस्कुरा दिए। फिर वो लोग कमरे से बाहर आए जहाँ साक्षी और इसिका पहले से ही रेडी खड़ी थी। फिर वो पांचों होटल के बाहर एक वीआईपी रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट पहुंचकर सभी ने अपनी अपनी फेवरेट डिशेस मंगवा ली और मस्ती से एंजॉय करने लगे। इन सब के बीच अस्तित्व बार बार ख्वाहिश की केयर कर रहा था। वो सभी डिशेस को बारी बारी अपने हाथों से ख्वाहिश को खिला रहा था। ख्वाहिश भी आज बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी और खुशी से सारे डिशेस एंजॉय कर रही थी। कभी कभी वो जानबूझकर खाने के साथ अस्तित्व की उंगलियों को भी
हल्का-सा बाइट कर लेती, जिस पर पहले अस्तित्व आँखें छोटी करके उसे घूरता, फिर मुस्कुरा देता। उसकी दोस्त भी ख्वाहिश की इस पिचकानी हरकतों को देखकर मुस्कुरा रही थी। नाश्ते के बाद अस्तित्व सभी को शॉपिंग पर ले आया, जहां उसने ख्वाहिश के लिए आधे से ज़्यादा मॉल खाली करवा दिया था। पर ख्वाहिश को उनमें से कुछ पसंद नहीं आया, ऐसा वो बार बार अस्तित्व से कह रही थी। जबकि सच तो ये था कि वो नहीं चाहती थी कि अस्तित्व के ज़्यादा पैसे खर्च हो, पर उसे अस्तित्व की पावर का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो चाहे तो ऐसे कई मॉल खरीद सकता है। फिर भी अस्तित्व ने ख्वाहिश की बात मान ली। ख्वाहिश की दोस्त लोग भी शॉपिंग कर रही थी। हालांकि अस्तित्व उन्हें भी शॉपिंग करा रहा था, पर उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा। अभी सब लोग मॉल में इधर-उधर देख ही रहे थे कि तभी ख्वाहिश का फ़ोन बजा। सबको डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो साइड में जाकर कॉल पिक करने लगी। फ़ोन उठाते ही उधर से एक भारी आवाज़ आई, "तुम अभी तक होटल क्यों नहीं आई स्ट्रॉबेरी?" ये आवाज़ सुनकर अचानक ख्वाहिश के हाथों से फ़ोन छूटते-छूटते बचा, क्योंकि वो घबरा गई थी। पर फिर उसने खुद को सँभालते हुए धीमी आवाज़ में जवाब दिया, "मिस्टर राजवंशी, आपको क्या लगता है कि अब मैं आपके होटल में आऊँगी? हरगिज़ नहीं। अब मैं वहाँ कभी कदम नहीं रखूँगी, समझे आप?" ये सुनकर दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा अभियुद अपनी चेयर पर घूमते हुए बेहद नॉर्मल आवाज़ में बोला, "ठीक है, मत आओ, पर मेरे 300 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो, फिर जहाँ मर्ज़ी हो वहाँ आसानी से जा सकती हो।" तुम 300 करोड़ का नाम सुनते ही एक बार फिर ख्वाहिश ने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। फिर भी उसने धीरे से कहा, "मिस्टर राजवंशी, अभी मैं बाहर हूँ, आप मुझे थोड़ा वक़्त दीजिए, मैं होटल पहुँच जाऊँगी। यूँ बार-बार 300 करोड़ का नाम लेकर मुझे धमकी मत दीजिए।" ख्वाहिश की बात सुनकर दूसरी तरफ से अवयव ने मुस्कुराते हुए कहा, "अगर तुम एक बार में मेरी बात सुन लेती तो मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर खैर, लेट से आने के लिए तुम्हारी सैलरी से पैसे काट लिए जाएँगे, तो ज़्यादा देर मत करना।" कहते उसने फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ ख्वाहिश ने खीस में फ़ोन को घूर कर देखा, तभी अस्तित्व उसे ढूंढते हुए उसके पास आकर बोला, "क्या हुआ बेबी, तुम यहाँ क्यों चली आई? किसका फ़ोन था?" इस पर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, "आई एम सॉरी आंसू, पर मुझे जाना होगा। कल मैंने बताया था ना होटल के बारे में, तो वहीं एक स्पेशल सेमिनार है जिसमें कुकिंग का इम्पोर्टेंट टिप्स और स्पेशल डिशेस बनाना सिखाया जाएगा, जिसमें मेरा जाना ज़रूरी है। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रुक पाऊंगी।" कहते हुए ख्वाहिश ने उदासी से गर्दन झुका ली। ये देख अस्तित्व ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, "अरे बच्चा, तो क्या हो गया? तुम यहाँ घूमने और नई नई चीज़ें सीखने ही तो आई हो। मेरे साथ शॉपिंग तो हम मुंबई लौट कर भी कर सकते हैं। बल्कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ देता हूँ।" अस्तित्व की बात सुनकर ख्वाहिश ने जल्दी से मना करते हुए कहा, "नहीं नहीं आंसू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तुम अंजलि और बाकी लोगों को लेकर घर चले जाओ, वरना वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि तुम सिर्फ मेरा ही ख्याल रखते हो।" इस पर अस्तित्व मुस्कुराया, "हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम मेरे लिए ख़ास हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल ज़्यादा रखता हूँ। पर फिर भी ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें अकेले जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लेने मैं ही आऊँगा। तुम मुझे बस एक कॉल कर देना।" इस पर ख्वाहिश ने झट से मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और फिर वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही अस्तित्व भी अंजलि और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद ओलियांडा होटल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से ख्वाहिश जल्दी जल्दी उतरी। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे, पर कश्मीर का मौसम ठंडा होने की वजह से आसपास भीड़ कम थी। टैक्सी से उतरकर ख्वाहिश ने अपने गले के स्कार्फ ठीक की, पैसे दिए और होटल के अंदर चली गई। उसका यहाँ आने का मन नहीं था, पर उसे जल्द से जल्द अवयव के पैसे लौटाने थे, इसलिए मजबूरी में वो दोबारा आई। अंदर जाकर वो सीधे किचन एरिया में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपनी ड्रेस बदली और काम पर लग गई। तभी कुणाल उसके पास आते हुए कॉफ़ी का मग बढ़ाकर बोला, "हेलो ख्वाहिश, कैसी हो तुम? और आज आने में देर क्यों हो गई?" कुणाल की आवाज़ सुनकर ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए मग थाम लिया और कहा, "मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली आज सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर चली गई थी, इसीलिए देर हो गई। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे हो?" कहते उसने कॉफ़ी की एक सिप ली। इस पर कुणाल ने भी मुस्कुरा के कहा, "मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।" फिर उसने कॉफ़ी की सिप लेते हुए पूछा, "वैसे कल रात तुम्हें टैक्सी टाइम पर मिल गई थी ना? आई मीन तुम टाइम से घर पहुँच गई थी ना?" अचानक पूछे गए इस सवाल से ख्वाहिश थोड़ा हड़बड़ा गई, क्योंकि कुणाल को तो पता ही नहीं था कि वो कल घर गई ही नहीं थी। और इस बार वो झूठ भी आसानी से नहीं बोल सकती थी, क्योंकि बाकी एम्प्लॉय ने भी उसे देर रात तक होटल में देखा था। वो कुछ जवाब देती कि तभी एक दूसरी वेट्रेस, जिसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, उसके पास आई और अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोली, "एक्सक्यूज़ मी, सुनो।" ये सुनकर ख्वाहिश और कुणाल दोनों उसकी ओर देखे। वो लड़की ख्वाहिश को ही घूर रही थी। ख्वाहिश ने नासमझी में पूछा, "कौन, मैं?" इस पर वो लड़की चिढ़ते हुए बोली, "हाँ, तो तुम्हारे अलावा कोई और भी है यहाँ?"
उसकी बात सुनकर ख्वाहिश ने एक नज़र कुणाल की ओर देखा, फिर उस लड़की से बोली, क्यों, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? ख्वाहिश की बात सुनकर लड़की ने बिना कुणाल की ओर देखे ही कहा, दिख रहा है मुझे। वो, लेकिन काम तुम्हारा है, ये कॉफ़ी का मंग लो और सीईओ कैबिन में जाकर बॉस को ये कॉफ़ी देकर आओ जल्दी। लड़की की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर एक बार फिर से नर्वसनेस के भाव आ गए। उसने लड़की से कहा, मैं ही क्यों देकर आऊँ, क्या तुम नहीं जा सकती? ख्वाहिश की बात सुनकर लड़की का मुंह बन गया और उसने जवाब दिया, देखो, देने को तो मैं भी दे सकती हूँ, पर ऊपर से खास ऑर्डर आया है, ये कॉफ़ी तुम ही लेकर जाओगी। तो बिना देर के इसे पकड़ो और जल्दी से देकर आओ, वरना कहीं बॉस गुस्सा हो गए तो तुम्हारे चक्कर में मेरी भी जॉब चली जाएगी। कहते हुए उसने ज़बरदस्ती ख्वाहिश के हाथ में वो कॉफ़ी का ट्रे पकड़ा दिया और वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। वहीं ख्वाहिश को कुछ समझ नहीं आया। वो अभी अपने हाथ में पकड़े ट्रे को देखती तो कभी जाती हुई लड़की को, और अंत में उसने कुणाल की ओर देखा तो कुणाल ने भी अपने कंधे उचका दिए। जो देख ख्वाहिश ने गहरी सांस भरी और सीधे एलिवेटर की ओर बढ़ गई। करीब कुछ देर बाद सीईओ कैबिन पहुंचकर ख्वाहिश ने अपने कांपते हाथों से कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, जिस पर ख्वाहिश ने दोबारा खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो ख्वाहिश ने कुछ सोचते हुए डोर को अनलॉक किया और सीधे अंदर चली गई। ख्वाहिश कैबिन में आई और जैसे उसने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा, उसी समय कैबिन में बनी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अवधूत राजवंशी अपनी वी सेप कमर में टॉवल लपेटे बाहर निकला। वो अभी-अभी शावर लेकर आया था, जिससे उसकी पूरी बॉडी शाइन कर रही थी। उसके काले भूरे बाल भीगे होने की वजह से सीधे नज़र आ रहे थे। जो भी लड़की उसे इस कंडीशन में देखती, खुद को उसके लिए पागल होने से रोक नहीं पाती। वहीं अंदर आते ही ख्वाहिश की नज़र सीधे अवयव के ऊपर चली गई, जिससे देखते ही ख्वाहिश ज़ोर से चिल्लाई और आंखें बंद करके बोली, मिस्टर राजवंशी, क्या आप अपने घर से नहा के नहीं आए थे जो यहाँ पर शावर लिया आपने? और अगर आपको ये करना ही था तो कम से कम कैबिन तो लॉक कर लेते। ख्वाहिश अभी आगे और कुछ बोल पाती कि तभी किसी की ठंडी उंगलियां उसे अपने होठों पर महसूस हुई। ऐसा होते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसकी नज़र सीधे अपने बेहद करीब खड़े अवधूत राजवंशी पर गई, जो कि उसे अपनी कंची भूरी आंखों से घूर रहा था और उससे घूरते हुए अपनी गहरी मगर टफ आवाज़ में कहा, जस्ट शट अप। अब पहले तो तुम मेरे कैबिन में आए और मुझे इस तरह से देखा भी, और अब ज़्यादा बनने का नाटक कर रही हो। ये मेरा होटल है, मैं यहाँ जो चाहे जिसके साथ चाहूँ कर सकता हूँ, इसीलिए तुम अपनी ये चोंच बंद रखा करो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दी है मैंने। कहते हुए अवधूत राजवंशी ने उसे झटक दिया। वहीं अवधूत राजवंशी के छोड़ते ही ख्वाहिश लंबी लंबी सांस लेने लगी। फिर उसने अपनी सांसों को संभालते अपनी आंखों में आए आंसू के कतरे को साफ करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, आपको बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्या हैसियत है आपके सामने। मैं बस आपको कॉफ़ी देने आई थी और अब मैं जा रही हूँ। आपका जो मन करे वो आप कर सकते हैं। कहकर ख्वाहिश कॉफ़ी को वही टेबल पर रख कर जैसे ही केबिन से बाहर जाने को हुई कि अवधूत राजवंशी ने झटके से उसके हाथ को पकड़कर उसे दीवार से पिन कर दिया और अपनी गहरी आवाज़ में बोला, क्या अभी मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का ऑर्डर दिया नहीं ना? तो मुझे ये एटीट्यूड दिखाना बंद करो। कहते ही उसने उसके कस के हाथों को दबा दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। उसने अवयव की पकड़ में कसमसाते हुए आंखों में आंसू लिए दर्द भरी आवाज़ में कहा, तो आप ये बात मुझसे दूर रहकर भी कह सकते हैं। यूँ मेरे पास मत आया करिए, मुझे बहुत अजीब लगता है, और मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ख्वाहिश की बात सुनकर अवधूत सरकास्टिक वे में मुस्कुराते हुए और उसकी दोनों हाथों की कलाई को अपने एक बड़े हाथ में जकड़े उसे ख्वाहिश के सिर के ऊपर दीवार पर पिन कर दिया और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को कसते हुए बोला, ओ रियली, क्या सचमुच में तुम्हें मेरा करीब आना अजीब लगता है? अगर ऐसा है तो फिर तुम खुद मेरे करीब क्यों आई थी? कहते हुए उसने ख्वाहिश के चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके स्ट्रॉबेरी जैसे होठों को अपने अंगूठे से मसलने लगा। वही उसकी इस हरकत से ख्वाहिश का दर्द अब और बढ़ गया और उसने इस दर्द के साथ जवाब दिया, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो महज मेरी गलती थी, वरना मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझते हैं। हालांकि ये बात भी ख्वाहिश ने बड़ी मुश्किल से कही थी, क्योंकि अवधूत राजवंशी ने उसका मुंह दबा रखा था। यह सुनकर अवधूत ने उसे छोड़ते हुए टेढ़े स्माइल के साथ उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर उसकी साइड में दीवार पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए बेहद नफरत भरी आवाज में बोला, ओह स्ट्रॉबेरी, तुम खुद को इतना कम मत समझो, कुछ तो खास है तुम में, तभी तो उस विक्रम राणा ने करोड़ों की डील सिर्फ तुम्हारे बदले में साइन कर ली, वरना वो जिद्दी अपने लिए हुए फैसले से जल्दी मुकरता नहीं।
वहीं अवयोध राजवंशी के ऐसा करने से ख्वाहिश की पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहीं अवयोध अभी टॉवल में ही था, जिससे ख्वाहिश को काफ़ी शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी उसने बड़ी हिम्मत करते हुए अपनी एक उँगली अवयोध के सीने पर रखकर उसे पीछे पुश करते हुए गुस्से भरी आवाज़ में बोली, देखिए, मैं नहीं जानती कि मिस्टर राणा मुझे क्या चाहते हैं और उन्होंने मेरे बदले क्या किया है, पर मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जिसकी आप लोग अदला बदली करें। ना मैं आपकी और ना ही मिस्टर राणा, आप दोनों का मुझ पर कोई जोर नहीं, कोई हक नहीं है। ये सुनकर अवधूत राजवंशी ने एक नज़र ख़ाइस की उंगली को देखा, फिर अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए ख़ाइस की ओर देखकर बोला, तुम गलत कह रही हो स्ट्रॉबेरी, बेशक राणा का तुम पर कोई हक नहीं, पर मेरा है। तुम मेरी कर्जदार हो और उसके साथ साथ मेरी कैदी भी, क्योंकि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। याद है ना तुम्हें? ये बात तुमने ही कही थी मुझसे। कहते हुए अवधूत राजवंशी तिरछा मुस्कुराकर सीधे क्लोजेट की ओर चला गया। वही ख्वाहिश की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और वो बिना एक पल गवाए कैबिन से निकलकर सीधा स्टाफ रूम के वॉशरूम की ओर दौड़ गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद अवयव तैयार होकर वापस अपने चेयर पर आकर बहुत से एटीट्यूड के साथ बैठ गया। इस वक्त अवयव बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। उसने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की टी शर्ट और उस पर ब्राउन लेदर जैकेट और उसी से मैच करता हुआ लेदर का बूट पहना हुआ था। बिखरे हुए से बाल जो उसकी माथे और आंखों को हल्का ढके हुए थे। ओवरऑल अवयव का लुक बहुत ही ज़्यादा क्लासी नज़र आ रहा था। अभी वो आकर अपने चेयर पर बैठा ही था कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी कॉफ़ी पर गई, जो अब तक ठंडी हो चुकी थी। वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी पार्थ कैबिन में एंटर हुआ। उसके हाथ में कॉफ़ी का एक मग था, जिसे उसने अवयव की ओर बढ़ा दिया। अवयव ने भी उसके हाथ से कॉफ़ी लेते हुए सीधा सवाल किया, क्या खबर है उस राणा की? कहते उसने कॉफ़ी का एक बड़ा सिप ले लिया तो पार्थ ने बेहद सीरियस होते हुए अवयव को जवाब देते हुए कहा, बॉस, मिस्टर राणा ने डील कैंसिल नहीं की है। वो अब भी उस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब इस प्रोजेक्ट में उनको इंटरेस्ट आ गया है। ये सुनकर अवयव ने दांत पीसकर कहा, मुझे सब पता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, प्रोजेक्ट में या कहीं और। ये सुनते ही पार्थ ने अपना सर झुका लिया। वहीं कैबिन में एक पल के लिए शांति छा गई। तभी कैबिन का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और हाई हील की टक टक की आवाज़ के साथ एक लड़की बड़े अदा से चलते हुए कैबिन के अंदर दाखिल हुई। उसने पिंक कलर की वन पीस ड्रेस, जो कि नी लेंथ तक थी, और उसके ऊपर मस्टर्ड येलो कलर की फुल लेंथ ओवरकोट पहन रखा था। पैरों में ब्लैक हाई हील, खुले बाल, गोरा रंग और उस पर परफेक्ट मेकअप, जो उसे एक परफेक्ट मॉडल का लुक दे रहा था। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रश्मि थी। जिसे ना याद हो वो चैप्टर 1 और 2 सुन ले। रश्मि को अपने कैबिन में देखकर अवयव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। तो वही पार्थ थोड़ा हैरान हो गया। तभी रश्मि चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए सीधे आकर अवयव की गले लग गई और झूठी नाराज़गी जताते हुए बोली, बेबी, तुम तो मुझे भूल ही गए हो, एक बार भी तुमने मुझे कॉल नहीं किया। वहीं इसके विपरीत पार्थ, जो कि उसे यहाँ देखकर हैरान था, वो रश्मि की इस हरकत पर अपनी जगह फ्रीज हो गया, क्योंकि उसे पता था इस वक्त अवयव रश्मि की इस हरकत से कितनी बुरी तरह चिढ़ने वाला है। वहीं रश्मि की इस हरकत से अवयव का चेहरा डार्क हो चुका था। उसने झटके से रश्मि को खुद से अलग करते हुए दांत पीस कर बोला, व्हाट द फकिंग हेल इज दिस, हाउ डे यू टच मी, नॉनसेंस, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। कहते उसने रश्मि को दूर झटक दिया और अपने जैकेट को झाड़ने लगा, जैसे ही कोई धूल लग गई हो। उसकी इस हरकत से रश्मि एकदम लड़खड़ा गई और उसे अवयव की बात का बहुत बुरा भी लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक ढीठ की तरह चेहरे पर झूठी उदासी लेकर वो एक बार फिर अवयव के करीब जाकर बोली, आई नो अवयव बेबी, तुम उस दिन की वजह से मुझसे नाराज़ हो, बट आई प्रॉमिस इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इनफैक्ट उसी के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। बस तुम मुझसे क्यों नाराज़ मत रहो। आई एम सो सॉरी। कहते हुए रश्मि एक बार फिर अवयव राजवंशी के बेहद करीब चली गई। वहीं अवयव राजवंशी ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी मुठ्ठियों को कस लिया। ये देख पार्थ को समझने में देर ना लगी कि अवयव कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा है। तभी वो खुद आगे जाकर रश्मि से बेहद रिस्पेक्ट से बोला, देखिए मिस रश्मि, आपको जो भी बात करनी है आप प्लीज़ यहाँ बैठ कर करिए, आपको तो पता है सर को ये पसंद नहीं। वही रश्मि भी अवयव की बंद आंखें और माथे पर गुस्से से उभरी नसों को साफ देख पा रही थी, जिस वजह से उसने पार्थ की बात मान ली और अवयव के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए दुखी स्वर में बोली, अवयव, तुम अभी मुझसे नाराज हो। रश्मि की बात सुनकर अवयव ने उसी तरह आंखें बंद की, अपना सर अपनी चेयर से टिकाकर गहरी सांस लेकर बोला, जिस काम के लिए आई हो वो काम बोलो और दफ़ा हो यहाँ से, मेरे पास फालतू की बातों का वक्त नहीं है। ये सुनकर रश्मि एक बार फिर दुखी हो गई, पर फिर भी उसने प्यार से कहा, लुक अवयव,
उस दिन की पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, पर फिर भी मैंने इस बारे में डैड से बात की है और उन्हें मना लिया है और वो तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। पर उसके बदले तुम्हें उनसे मेरा हाथ माँगना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, प्लीज़ तुम ये बात मान लो। इससे ना सिर्फ़ तुम्हारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि तुम नंबर 1 पोज़ीशन पर आ जाओगे। रश्मि ने जैसे ही अपनी बात ख़त्म की, अवध सीधा बैठते हुए इमोशनलेस आवाज़ में बोला, हो गया तुम्हारा, नाउ गेट लॉस्ट। कहते हुए अवध अपनी जगह से उठकर सीधे कैबिन में बनी बालकनी की ग्लास एंडोवेरिया की तरफ चला गया। पॉकेट से सिगरेट निकाल कर उसे जलाते हुए उसकी लंबी लंबी कस लेने लगा। दूर तक फैले सफ़ेद पहाड़ और उनके आसपास की वादियों को अपनी बेजान नज़रों से देखने लगा। वही कैबिन के अंदर रश्मि अभी भी बैठी थी, उसका चेहरा उदासी से झुका हुआ था। तब भी पार्थ ने एक नज़र अवधूत को देखते हुए रश्मि से कहा, मैम, अगर आप चाहें तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, मैं बॉस को कन्विंस करने की कोशिश कर सकता हूँ, बट प्लीज़ आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि अभी वो पार्टी वाली बात से बेहद नाराज़ है। आई होप आप समझ रही होंगी। कहते हुए पार्थ ने सिर झुका। पार्थ की बात सुनकर रश्मि अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अवधूत की ओर देखा। गहरी सांस भरते हुए कहा, एज योर विश। कहते हुए बिना एक पल गवाए कैबिन से बाहर चली गई। अब तक शाम हो चुकी थी। आज कश्मीर के मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा था। फ़ज़ाओं में ठंड बढ़ गई थी, यहाँ तक कि बारिश के आसार भी नज़र आ रहे थे। वही होटल ओलियाना में अब तक लगभग सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने घर को निकल चुके थे, लेकिन ख्वाहिश अभी भी काम में लगी हुई थी कि तब भी कुणाल ने आकर उसके पास कहा, ख्वाहिश, तुम क्या घर नहीं चल रही हो? सारे एम्प्लॉयज़ को छुट्टी मिल चुकी है और मौसम भी ख़राब है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी देर करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ देता हूँ। आज ख्वाहिश का मूड ठीक नहीं था। अभी वो किचन में कुछ काम कर रही थी। वही कुणाल की बात पर उसने नॉर्मल टोन में जवाब दिया, नहीं कुणाल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा कुछ काम बाकी है, तो मैं उसे ख़त्म करते ही उसके बाद ही घर जाऊँगी, और वैसे भी मेरे दोस्त मुझे लेने आने वाला है, तो तुम घर जा सकते हो। ये कहकर ख्वाहिश दूसरे काम में लग गई। वही कुणाल, जिसकी अब ख्वाहिश से अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो समझ पा रहा था कि ख्वाहिश का मूड ठीक नहीं है, इसलिए उसने पूछा, ख्वाहिश, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारे काम में, तुम मुझे बता सकती हो। तभी ख्वाहिश ने उसे थोड़ा रूखे होते हुए कहा, मैंने कहा ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। कहते हुए वो किचन एरिया से दूसरी तरफ चली गई। वहीं कुणाल को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने कंधे उचकाते हुए अपनी बाइक की चाबी ली और होटल से निकल गया। काफ़ी देर के बाद ख्वाहिश का भी काम ख़त्म हो गया। उसने ड्रेस चेंज की और अपना ओवरकोट और बैग उठाते हुए वो होटल के बाहर निकल गई। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था। काले बादल पूरे आसमान पर छाए हुए थे, हवाएं तेज़ थी और अंधेरा भी ज़्यादा हो गया था। ये सब देख ख्वाहिश थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत ही अस्तित्व को फ़ोन लगाया। मौसम ख़राब होने की वजह से उसका फ़ोन बार-बार कट जा रहा था। आखिरकार कई बार लगाने के बाद फ़ोन लग गया और दूसरी तरफ से अस्तित्व की परेशानी भरी आवाज़ आई, हेलो बच्चा, क्या तुम ठीक हो? इस पर ख्वाहिश ने जवाब में कहा, हाँ हाँ आंसू, मैं ठीक हूँ, पर तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने तुम्हें मैसेज किया था टाइम पर आना। मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैंने तुम्हें मैसेज किया था टाइम पर आना। मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इस पर अस्तित्व ने परेशानी भरी आवाज़ में जवाब दिया, बच्चा, दरअसल मौसम काफ़ी ख़राब है और इस तरह बारिश भी शुरू हो गई है, जिस वजह से रोड डाइवर्जन हो गया है। तो तुम एक काम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जल्दी जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। अस्तित्व की बात सुनते ही ख्वाहिश थोड़ी परेशान होने लगी और उसने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पर अस्तित्व ने उसे समझाते हुए प्यार से कहा, बच्चा, मुझे खुद नहीं पता था। मैं तो खुद अपनी मीटिंग के लिए चला गया था, जो यहीं पर होने वाली थी, और जैसे ही मुझे पता चला कि मौसम ख़राब होने की वजह से रास्ते बंद है,